साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। आज से जो पिछली कक्षा थी हमने व्यंजन के बारे में बातें की, आज भी व्यंजन के बारे में ही बात करेंगे। पिछली कक्षा में हमने ये जाना कि हमारे जो 33 जो व्यंजन हैं वो कौन कौन से हैं और उन 33 व्यंजनों का क्रम निर्धारण और साथ में उनको स्वर रहित करना सीखा। स्वर रहित करने के कुछ तरीके हमने सीखे, 4 तरीकों से स्वर रहित करना, और ऊपर और नीचे जो व्यंजन होते हैं उनमें कौन सा स्वर रहित होता है, स्वर सहित होता है, इसके बारे में हमने जानकारी की। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन का वर्गीकरण। शुरू करेंगे आज की कक्षा व्यंजन वर्गीकरण। तो व्यंजन का जो वर्गीकरण होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा इसका वर्गीकरण होता है प्रयत्न के आधार पर। साथियों देखेंगे कि व्यंजन, जैसे स्वर का वर्गीकरण किया था 5 प्रकार से किया था, वैसे व्यंजन का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। एक उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा प्रयत्न के आधार पर। वो हम आज की इस कक्षा में और आज की और जो आने वाली कक्षा उसमें ये सब जानकारी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्गीकरण और पहले उच्चारण स्थान के आधार पर, और इसके बाद हम ये प्रयत्न का आधार भी पढ़ने वाले हैं। तो ये काफ़ी सारी एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा जो व्यंजन है उसका उच्चारण कौन से स्थान से होता है। ये जो वर्गीकरण है उच्चारण स्थान के आधार पर, यही वर्गीकरण हमने स्वर में भी पढ़ा। स्वर में भी ये वर्गीकरण है और व्यंजन में भी। तो एक ऐसा वर्गीकरण जो स्वर और व्यंजन दोनों में चलता है वो है उच्चारण स्थान। साथियों, हमारे मुख में बहुत सारे उच्चारण स्थान हैं जहां से उच्चारण निकलता है। किसी भी स्वर का और व्यंजन का जो उच्चारण जिस स्थान से उच्चरित होता है वहां से वो क्या होता है, उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे कंठ होता है, तालु होता है, दंत होता है, मूर्धा होता है, औष्ठ्य होता है, दंत औष्ठ्य होता है, कंठ तालु होता है, कंठ औष्ठ्य होता है। ऐसे कई उच्चारण स्थान इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है, ये संस्कृत से हिंदी में चलन में है। तो संस्कृत में जो संस्कृत सूत्र विधि पर आधारित है, जो रीट के जो विद्यार्थी हैं उनको संस्कृत भी पढ़नी है, उनके लिए भी ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको हम यहाँ भी पढ़ेंगे और संस्कृत में भी पढ़ेंगे। तो संस्कृत में आप जब भी पढ़ें तो आपको उच्चारण स्थान ये जो हिंदी में पढ़ रहे हैं तो ये वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे कि आप ये सीख सकेंगे। तो उच्चारण स्थान के आधार पर इसका जो वर्गीकरण है वो हम संस्कृत के सूत्र पर आधारित है, वो पढ़ेंगे। देखो, एक इसमें है, इसका जो सूत्र है वो इस तरह से है, अकु है विसर्ज्य नाम, अकु है विसर्ज्य नाम कंठ्य। इस सूत्र को बहुत अच्छे से समझेंगे तो हम लोग पूरा ये समझ पाएंगे। अकु है विसर्ज्य नाम कंठ्य, इसका मतलब देखो, इसका मतलब हमें समझना है वो ये है, अकु है का मतलब हुआ, ए का मतलब हुआ ए और आ दोनों। कु का मतलब क्या होता है, क का पूरा वर्ग, यानी क, ख, ग, घ और अंग, और है और विसर्ग, इन सब का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ए का मतलब ए और आ, कु का मतलब हुआ क का पूरा वर्ग, है और विसर्ग, इनका उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। आपने स्वर में ए आ पढ़ा था, अब ये आगे वाले और पढ़ेंगे। ये स्वर और व्यंजन दोनों के लिए ही सूत्र बनाया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों पढ़ने वाले हैं। इसी तरह दूसरा देखेंगे, ईचु यशानाम तालव्य,
ईचु यशानाम तालव्य। इसको समझेंगे, देखेंगे। ईचु यशानाम तालव्य का मतलब हुआ, ई का मतलब क्या हुआ, ई यानी छोटी ई और बड़ी ई दोनों। चू का मतलब हुआ च वर्ग, च, छ, ज, झ, अंग, य और श। इन सब का उच्चारण कहां से होता है, तालु से होता है, यानी इनको हम क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। देखो बहुत अच्छे से थोड़ा सूत्र याद करने की कोशिश करेंगे। अकुह विसर्जिया नाम कंठे। अकुह का मतलब ए का मतलब ए आ, कु का मतलब क वर्ग पूरा, क ख ग घ अंग, और है और विसर्ग कहां से उच्चारित होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं। इसी तरह देखो ईचु यशा नाम तालव्य। ईचु का मतलब ई, चू का मतलब च का पूरा वर्ग आ गया, य और श, ये श ध्यान रखना कौन सा आएगा, पहले नंबर वाला श। ये भी पहले नंबर वाला, तो बोला पहले का तो याद भी रह जाएगा, तो यश तालव्य, ऐसे आप याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे इसका जो एक और आगे है, रीटू रशा नाम मूर्धन्य। रीटू रशा नाम मूर्धन्य, इसका मतलब क्या हुआ, देखो री का मतलब री होता है, री से ऋषि, और इसका एक बड़ा वाला जो रूप है ये वाला, ये भी प्रचलन में है, लेकिन ये क्या है, केवल संस्कृत में प्रचलित है। यदि आपके संस्कृत में पूछा जाता है, जो रीट के विद्यार्थी हैं संस्कृत जिन्होंने द्वितीय भाषा के रूप में ले रखी है, वो इसका ध्यान कर सकते हैं कि री का मतलब छोटा और ये बड़ा, ये यहाँ पे देखो डबल हो जाता नीचे से, लेकिन ये हिंदी में इसका कोई प्रचलन नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। बाकी संस्कृत में आपके लिए यूजफुल रहेगा। और टे का मतलब टे, ठे, डे, ढे और अन, ये 5 हो गए। और इसके बाद में र और श, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है, मूर्धन्य है, यानी मूर्धा है। चाहे इसको मूर्धन्य कह दीजिए, चाहे इसको मूर्धा कह दीजिए। तो देखेंगे री हो गया, टू का मतलब टे, ठे, डे, ढे, अन, और र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य। साथियों मूर्धन्य हमारे मुख का कोई स्थान नहीं था। ये मूर्धन्य का अर्थ होता है सबसे ऊंचा, यानी इन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो जीभ होती है वो हमारे मुख के सबसे ऊंचे स्थान पर स्पर्श करती है। तो हमारी जीभ मुख के सबसे ऊंचे स्थान पर स्पर्श करती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, मूर्धा या मूर्धन्य कहा गया। मूर्धा का अर्थ ही क्या होता है, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा होने के कारण इसको क्या कहा, मूर्धन्य या मूर्धा कहा गया। तो देखेंगे अकुह विसर्जिया नाम कंठे, ईचु यशा नाम तालव्य, रीटु रसा नाम मूर्धन्य। इसके आगे देखेंगे सेल ऋतु लसा नाम दंते। ऋतु लसा नाम दंते, इसमें आप देखेंगे कि ये री तो क्या है, संस्कृत में प्रचलित एक स्वर है, और तू का मतलब क्या हो गया, तू का मतलब वही तय वर्ग हो गया, यानी तय, थ, द, ध, न, और ल और स, ये कहां से उच्चारित होते हैं, दंत से उच्चारित होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, लीतु लशा नाम दंते। वैसे भी आप देखो तय वर्ग को बोल के भी देख सकते हैं, तो बोलेंगे त, थ, द, ध, तो इस तरह से जीभ कहां, दांत के स्पर्श करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर 2 जगह संस्कृत में और हिंदी में कुछ बदलाव हुआ। जैसे हम बात करते हैं एक तो है की, है का उच्चारण स्थान कंठे होता है, लेकिन है का जो वास्तव में जो उच्चारण स्थान जिस जगह से निकलता है वो है काकल्य, या फिर कह सकते हैं अलिजिह्वा। काकल्य या अलिजिह्वा होता है। इसमें देखेंगे कि जब भी हम है का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में आगे जाकर एक छोटी सी जीभ सी लटकी हुई रहती है, उस जीभ को हम कहते हैं काकल्य। कंठ के अंदर ही होती है वो, उसको काकल्य कहते हैं। उसको अलिजिह्वा भी कहते हैं, अलिजिह्वा मतलब जीभ की सहेली है वो, इसलिए अलिजिह्वा भी कहते हैं, वहां से होता है। अब ये पूरी तरह निर्भर करता है ऑप्शन के ऊपर। यदि परीक्षा में हमारे आ जाता है कि है का उच्चारण स्थान क्या है, और ये काकल्य अलिजिह्वा यदि हमें पूछ लिया जाता है तो यही हमारा उत्तर होगा। ये अगर नहीं होता है ऑप्शन में तो उत्तर क्या होगा, कंठे होगा।
इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरह जो ये री तो संस्कृत में प्रचलन में है, हिंदी में प्रचलन में नहीं है। ये तू देखो, तय वर्ग, तय थे दे दे न ले से, ये जो भी हैं ये सब क्या है, दंते हैं। लेकिन साथियों इसमें हुआ क्या, जो नैब हम बोलते हैं, जैसे आप बोल के देखेंगे तय न, तय बोलेंगे जीभ दांत के स्पर्श करेगी, लेकिन न बोलेंगे तो जीभ दांत के स्पर्श नहीं करेगी, वो स्पर्श करेगी किसके, मसूड़े के। और मसूड़े को हम बोलते हैं वर्त से, वर्त से बोलते हैं। और ये इन तीनों में होता है, अंत में जो तीन हैं इनमें क्या होता है, जीभ किसके स्पर्श करती है, मसूड़े के, और मसूड़े को क्या बोलते हैं, वर्त से बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्त से, मसूड़े को हम बोलते हैं वर्त से, ये होता है। तो देखेंगे जैसे आप खुद बोल के देखें, त थ द ध न, तो त थ द ध में तो जीभ दांत के टच करती है, देखिए बोलो त, जीभ दांत के स्पर्श करेगी, न ऊपर लगेगी, जहां न में लग रही वहीं ल में लगेगी, देखो ल, तो ये क्या है, जीभ दांत के नहीं लग के कहां लगती है, मसूड़े के लगती है, इसलिए वर्त से होता है। अब ये भी ऑप्शन पर डिपेंड हो गया, यानी हमसे यदि वर्त से पूछ लिया जाता है तो क्या बताएंगे, न, ल और से, ऐसा। और यदि ऐसे पूछ ले कि न का उच्चारण स्थान क्या है, और ऑप्शन में यदि वर्त से है तो हम वर्त से करेंगे, लेकिन वर्त से नहीं है तो हम इसका जो पुराना जो संस्कृत रूप है दंत उसे मानेंगे। इस तरीके से ऑप्शन आधारित हमें ये ध्यान रखना है। तो साथियों चार हमारे वर्गीकरण देखो, अभी अकु है, विसर्जन नाम कंठ है, इसमें है का ध्यान रखना है, क्या होता है, काकल्य होता है, या इसको अलिजिह्वा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि है जो है वो कहाँ से निकलता है, कंठ में जो छोटी सी जीभ लटकी होती है उसको काकल्य कहते हैं, उससे इसका उच्चारण होता है। इसके साथ में ही जिसे ईचु यशा नाम तालव्य, ई में आ गया, और ये सारा वर्ग और यह और श, ये कहाँ से निकलता है, तालु से निकलता है, यानी इनके उच्चारण में जीभ तालु के स्पर्श करती है, इसलिए ये तालव्य कहलाते हैं। इसके बाद देखो रीटू रसा नाम मूर्धन्य, री को री आ जाएगा, बड़ा री भी आता है, वो संस्कृत में प्रचलित है। टू का मतलब टे का पूरा वर्ग, टे ठे डे डे अने, र और श ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, मूर्धन्य, यानी मूर्धा से। मूर्धा का अर्थ क्या होता है, हमारे मुख का सबसे ऊंचा स्थान। इसी तरह ऋतु री, ऋतु लसा नाम दंत्य, री का कोई मतलब नहीं, संस्कृत में स्वर होता है। और यहाँ तू का मतलब तय थ द ध न, ल और स ये क्या होते हैं, सब के सब दंते होते हैं। इनमें विशेष ध्यान इन तीन का रखना है, न, ल और स क्या होते हैं, वर्त से या फिर मसूड़ा होता है। इसके आगे बढ़ेंगे हम, इसके आगे का वर्गीकरण भी देखेंगे। इसके आगे देखेंगे जैसे ऊपू पद्मनियानाम, ऊपू पद्मनियानाम ओष्ठे, ऊपू पद्मनियानाम ओष्ठे मतलब ऊ का मतलब क्या होता है, ऊ का मतलब होता है ऊ छोटा और ऊ बड़ा दोनों हो गई। ऊ का मतलब हो गया प, फ, ब, भ और मैं। और ये पद्मनिया नाम केवल इसमें सूत्र में लिया हुआ है, बाकी ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो देखेंगे यानी ऊ दोनों और प वर्ग पूरा, ये क्या होता है, ओष्ठ होता है। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऊ है उनका उच्चारण करते हैं तो होठ आगे की तरफ आते हैं, देखो ऊ होठ आगे की तरफ आते हैं। और प का उच्चारण करते हैं तो होठ बंद हो जाते हैं, प होठ बंद हो जाते हैं, फिर खुलते हैं तो प बोलता है। यही अंतर होता है वास्तव में स्वर में और व्यंजन में, क्योंकि स्वर जो हैं उनके उच्चारण में हवा क्या होती है, बिना बाधा के मुख से बाहर निकल जाती है। ऊ बोलते हैं मुंह खुला रहता है और बाहर ऊ बाहर, लेकिन प बोलेंगे तो होठ बंद होंगे फिर बाहर। इसका मतलब व्यंजन में क्या होता है, बाधा आती है, रुकावट आती है, और जब रुकावट हटती है तो उसका उच्चारण होता है। ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो ये देखो ऊ दोनों में होठ, और इन सब में होठ काम आ रहे हैं तो इसको आप सूत्र से भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे देखो प, फ, ब, भ, म सभी में होठ जो हैं एक दूसरे के स्पर्श कर रहे हैं, और जब हट रहे हैं तो इनका उच्चारण हो रहा है। तो ये क्या हो गए, ओष्ठ हो गए। इसका 5वें नंबर का हमने वर्गीकरण पढ़ लिया। इसके बाद देखो क्या है, ए आई जो अपने दोनों ही स्वर हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु होता है। जो हमने
इससे पिछली कक्षाओं में एक इस तरह से एक जीभ की आकृति बनाई थी, और इसमें देखो यहाँ क्या है, ए, यहाँ आ, यहाँ ई, और इसके ऊपर बड़ी ई हो जाएगा, इसके बिल्कुल सामने ऊ है तो बड़ा ऊ है, यहाँ ए, यहाँ आई, इसके सामने ओ और औ, ये हो गए। अब देखो ये है क्या, ये दोनों इन कहाँ से निकलते हैं, कंठ से निकलते हैं। ये दोनों कहाँ से निकलते हैं, तालु से निकलते हैं। ये दोनों कहाँ से निकलते हैं, ओष्ठ से निकलते हैं, यानी ओष्ठे हैं। और अब ये देखो ये कहाँ आ रहा है, यहाँ से कंठ और इधर से तालु के बीच में, इसलिए क्या कहलाएंगे, कंठ तालु कहलाएंगे। और ओ औ क्या है, कंठ ओष्ठे। ये कंठ ओष्ठे है। कैसे, इधर से कंठ है और इधर से ओष्ठे इनके बीच में आ गई तो क्या हो गया, कंठ ओष्ठे हो गया। तो आपको ये दो ऐसे याद करेना, ए आई। ऐसे संस्कृत में इसका फॉर्मूले में ए दे तो ऐसा कुछ बोलते हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है, आप इसी से कर सकते हैं क्योंकि ये आपने स्वर में पढ़ी है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ए आई कंठ तालु, ओ औ कंठ ओष्ठे होता है। और एक और जो इसका वर्गीकरण है वो है लास्ट, वकारस्य, वकारस्य दंत ओष्ठे। वकारस्य दंतोष्ठे मतलब वह जो है उसका उच्चारण जब हम करते हैं तो दांत और होठ दोनों काम आते हैं। जैसे हम बोलते हैं वह, तो जीभ दांत की तरफ भी आती है और होठ भी आगे आते हैं, वह, तो इसको क्या बोलते हैं, दंतोष्ठे। इस प्रकार से हमने ये वर्गीकरण जो है उच्चारण स्थान के आधार पर ये पढ़ा है। तो साथियों बहुत अच्छे से इसको आप याद करेंगे। एक बार देखो इसको हम दोहरान करते हैं, तब दिमाग में फीड करेंगे कि क्या क्या मैंने अभी बातें की। एक सूत्र लिया हमने संस्कृत से, अपु है विसर्ज्या नाम कंठ है, ए का मतलब ए आ, टू का मतलब क ख ग घ अंग, और है और विसर्ग कहाँ से उच्चरित होते हैं, कंठ से होते हैं। ई चू यशा नाम तालव्य, ई चू का मतलब चय वर्ग हो गया, चय छ जय जय अंग, और ये और श कहाँ से उच्चरित होते हैं, तालु से होते हैं। यानी इनके उच्चारण में जीभ तालु के स्पर्श करती है। फिर क्या होता है, ऋतु रशा नाम मूर्धन्य, री से ऋषि वाला, टू का मतलब पूरा वर्ग, टे ठे डे डे अण, और र और श षटकोण वाला जो है उनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा हो गया। फिर देखो ऋतु लशा नाम दंत्य, अभी हमने पढ़ा था ऋतु, तय वर्ग देखो तय थ द ध न, ये सब क्या होते हैं, ल और स दंते होते हैं, लेकिन इनमें न ल और स तीन का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये वर्त से भी होते हैं। और उपू पद्मनिया नाम ओष्ठे, उ दोनों, प वर्ग पूरा प फ ब ब में, ये कहां से निकलते हैं, ओष्ठ से निकलते हैं। और इसके बाद में ए आई क्या होता है, कंठ तालु होता है, और इससे आप अच्छे समझ सकते हैं। और ओ औ क्या होता है, कंठोष्ठे होता है, यहां समझेंगे। और वकारस्य दंतोष्ठे होता है। इस प्रकार से हम स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण स्थान एक साथ एक ही सूत्र से कर सकते हैं। ये बात हमें विशेष ध्यान रखने की है कि हम किस प्रकार से इनको समझेंगे और इनका उच्चारण स्थान करें। अभी इसके बाद में उच्चारण स्थान के बाद में हम इसका दूसरा जो वर्गीकरण है प्रयत्न के आधार पर वो पढ़ने वाले हैं। प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न के आधार पर जो इसका वर्गीकरण है वो तीन प्रकार से होता है, जिनमें से हम पहला एक प्रकार है वो ले रहे हैं, वो है स्वर तंत्री में कंपन। देखो इसमें तीन आधार बनते हैं। स्वर तंत्री में कंपन का आधार बनता है, श्वास वायु की मात्रा होती है, और जीभ द्वारा अन्य अवयवों का प्रयत्न। देखो वो सब बाद में हम पढ़ेंगे, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सीधा सीधा देखो स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर हम इसको बांटते हैं। कैसे बांटते हो देखेंगे। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर हम इसको बांट रहे हैं। यानी जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में जो स्वर तंत्रियां होती हैं उनमें कंपन होता है
या कंपन नहीं होता, इस आधार पर हम इसे दो भागों में बांटते हैं। एक है अघोष और दूसरा है घोष, और घोष को ही हम कह सकते हैं सघोष। इसको दो भागों में बांटते हैं। यदि व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं? अघोष। घोष का मतलब ही कंपन या आवाज होता है। ए लगा दिया तो क्या हो जाएगा? कंपन नहीं होता। और घोष, घोष का मतलब और सघोष का मतलब एक ही होता है, यानी कंपन क्या होता है? होता है, कंपन होता है। यानी हमसे सीधा भी कोई प्रश्न पूछे तो हम इस तरह से कर सकते हैं। देखो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अघोष। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है उन्हें कहते हैं घोष या सघोष। ये हमें ध्यान रखने की बात है। अब इनको याद कैसे करेंगे? देखो, इसको याद करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम लिख रहे हैं, हमारे व्यंजन लिख रहे हैं, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, अण हो गया, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये हमारे व्यंजन हैं। 33 जो हमारे व्यंजन हैं, इनको हम क्या करेंगे? इनको, इनमें से ये देखना है कि कौन सा तो घोष होता है और कौन सा अघोष होता है, ये हमें जानना है। तो देखो, आप यहां से एक लाइन खींचेंगे, इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे। यहां से ख के पास एक लाइन खींची, यहां पर इस लाइन को खींच के यहां ले गए और इन तीनों से को इसके अंदर ले लिया। देखो कैसे किया, यहां से हमने एक लाइन खींची, लाइन खींचने के बाद इधर लिया, इसको इधर लेके हमने इसको इस तरीके से ले गए और इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसको बंद कर दिया तो इसके अंदर जो आगे कौन कौन से दो 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 और तीनों से, ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं, अघोष है। ठीक है, कौन कौन से? ये दो 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 ले लिए, तीन से ले लिए, अघोष। बाकी बच गए जितने सारे क्या हैं? घोष हैं। ये जितने भी बच गए सब घोष हैं। ज्यादा कुछ याद नहीं करना, केवल अघोष याद कर लो, ये घोष होते हैं। इनके अलावा जितने भी स्वर हैं वो भी क्या हैं? वो भी घोष हैं। तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। बस हमें यही पूछा जाता है कौन सा घोष होता है, कौन सा अघोष होता है। तो देखो, अब वैसे याद करें तो दो 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 दो, जिनके 5 5 हैं उनमें से दो 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 दो, और 3 जो श हैं, जो 3 अलग अलग तरीके के, वो तीनों से इसके साथ जोड़ देंगे और ये क्या है? 13 हैं। ये संख्या में 13 हैं। ये क्या है? अघोष हैं। और इसके अलावा ये जो 20 बच गए वो घोष है, प्लस स्वर भी सारे क्या हैं? घोष हैं। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब हम आगे जाकर सब संधियां पढ़ेंगे तो हम व्यंजन घोष संधि भी पढ़ेंगे, विसर्ग घोष संधि भी पढ़ेंगे, घोष अघोष। तो वहां पर हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी, वहां पर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा घोष है और कौन सा अघोष है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको केवल याद रखना क्या है? अघोष कौन सा है, बस अघोष याद हो जाएगा। बच गए जो सब घोष हैं, स्वर भी घोष हैं। तो देखो, ये इसको यहां से लाइन खींची, घुमाया, तीनों से को ले लिया और इसको बंद कर दिया। तो ये दो 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 और ये तीनों से, ये अघोष है। बच गए जो सारे क्या हैं? घोष हैं, प्लस स्वर भी घोष हैं। तो साथियों, इस तरीके से हम ये सभी याद कर सकते हैं। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर प्रेतन के आधार का पहला आधार है। और अभी देखो, एक हमने पढ़ा क्या? उच्चारण स्थान, और दूसरा प्रेतन का आधार। प्रेतन के आधार में हम ये 3 भागों में बांटेंगे इसको। एक भाग हमने पढ़ा है स्वर तंत्री में कंपन। स्वर तंत्री में कंपन होता है तो घोष, नहीं होता है तो अघोष। ये आपस में दोनों विलोम शब्द भी हैं। और घोष का मतलब ही क्या होता है? आवाज, साउंड, गर्जन जो होता है उसको घोष बोलते हैं। सेना में भी घोष वर्ग होता है, घोष जो बजाने वाले होते हैं, युद्ध के लिए घोष कहलाता है। तो इस तरह से ये होता है। और इस तरह से ये दो 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 और 3 6 अघोष, बाकी बच के जो सारे घोष होते हैं, स्वर भी घोष होते हैं। इसके बाद में इसके 2 वर्गीकरण हम और पढ़ने वाले हैं जो अगले दिन की कक्षा में।
में एक हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो अल्प प्राण महाप्राण होते हैं यानी श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, और एक जीव द्वारा प्रयत्न, दो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इनसे हमारा ये व्यंजन वर्गीकरण पूरा हो जाएगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।